ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एफएटीएफ, जिसे हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पर बोलते हैं। ये जब भी न्यूज में आता है हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है क्या, या क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है क्या। और जो बहुत ही ज्यादा है ना प्रो इंडियंस यहाँ पर होते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि कब पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर जाएगा। तो मतलब हमारा एफएटीएफ वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये हमेशा क्या होता है कि पाकिस्तान के आसपास ही यहाँ पर घूमता रहता है। और कभी हम इंडिया ने उसमें कैसे यहाँ पर प्रोग्रेस करी है उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा यहाँ पर जान समझ नहीं पाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक। और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में इंडिया को जो है वो यहाँ पर प्रेज किया गया है। मतलब इंडिया ने कुछ यहाँ पर किया होगा कमाल, तो उस कमाल करने वाली एक्टिविटी की वजह से इंडिया को प्रेज किया गया है। लेकिन इंडिया को कई सारे चैलेंजेस के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे एरियाज में इंडिया को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसके बारे में भी बात करी गई है। तो मैं इस पूरे के पूरे सेशन में आपको ये टॉपिक यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो जाता है जिसके बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अभी जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, लो प्रोसिक्यूशन। मतलब कि एफएटीएफ ने इंडिया को बोला है कि हमारे यहाँ पर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है कि पैसा कैसे आया है, लीगल तरीके से आया है, इलीगल तरीके से आया है, दोनों तरीके से आ सकते हैं पैसे। तो इलीगल तरीके से आए हुए पैसे को आपने बैंकिंग सिस्टम के साथ जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, और आप ये मान लीजिए कि उसका ओरिजिन कैसे था वो आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मतलब इलीगल एक्टिविटीज से आपने पैसे जो कमाए हैं उनको लीगल आपने यहाँ पर कर दिया, और उससे इलीगल एक्टिविटीज अब आप यहाँ पर करने वाले हो। तो ये क्या होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग गलत है ना। मतलब अगर कोई इलीगल तरीके से पैसे कमाएगा, उसको लीगल बनाने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली ये चीज गलत है। तो हमारे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रहा है, उसको एफएटीएफ ने जो है वो यहाँ पर प्रेस किया है। हमारे यहाँ पर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह के लिए चीजें आपको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, उसे प्रेस किया है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग चलो ठीक है, आइडेंटिफाई भी कर लेते हो लोगों को कि ये लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, लेकिन आपके यहाँ पर उनको प्रोसिक्यूट करने का जो यहाँ पर डिले है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जो है वो यहाँ पर जरूरत है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे इंडिया के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को और काउंटर टेरर जो फाइनेंसिंग सिस्टम है, इसको यहाँ पर माना है कि ये बिल्कुल इफेक्टिव है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें लोगों को सजा भी दिलवानी है, उनको कन्विक्ट भी करना है, इसके ऊपर काम करना है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि भैया उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी एक रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो बनानी है ना, कि भाई वो किस किस तरीके के रिस्क यहाँ पर फेस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है, वो प्रोफाइलिंग आप प्रिपेयर करो। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी आपके पास रजिस्ट्री है, मतलब जो भी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन है, उसकी एक्यूरेट ऑनरशिप जो है वो किसके पास है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई एक डिटेल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप ये कह रहे हो कि इसकी ऑनरशिप किसी और के पास है, लेकिन उसको कोई कंट्रोल अलग तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बीच में जो है वो कैसे लिंक यहाँ पर हो सकता है, और इसके ऊपर भी हमको काम करना है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली प्रॉब्लम के एरिया पे जो है वो इंडिया को काम करने की जरूरत है। ये बात भी जो है वो एफएटीएफ ने यहाँ पर बताई है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एफएटीएफ ने जो की थ्रेट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करी है, उसमें अगर आप देखोगे तो फ्रॉड है, और इसमें साइबर फ्रॉड को जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है कि साइबर की वजह से भी कई सारे लोग अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। करप्शन हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है ना, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो इलीगल तरीके से पैसे आ रहे हैं उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो रीजनल इंसर्जेंसीज हैं, उनसे यहाँ पर क्या है कि इंडिया को थोड़ा सा बचने की यहाँ पर जरूरत है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वगैरह आपको लोग देखने को मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जैसे कई बार आप लोगों ने नक्सलाइट अटैक्स वगैरह के बारे में यहाँ पर सुना है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डरावनी बात है वो ये है कि एफएटीएफ ने ये बोला है कि इस्लामिक स्टेट और जो अलकायदा के टेररिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक्टिव हैं। और अगर वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो इसके लिए भी इंडिया को यहाँ पर काम करने की जो है वो जरूरत आपको देखने को मिलेगी। अब हमें ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको इंप्रूव करनी है। मतलब
जिस चीज के लिए हमें प्रेस किया गया है वो ये है कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग को हमने कंट्रोल किया है, साथ ही साथ जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग आपको देखने को मिलती है इसको हमने कंट्रोल किया है। लेकिन आपको यहाँ पर लोगों को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, कन्विक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर रिस्क प्रोफाइलिंग बनानी है, ऑनरशिप जो है वो एक्यूरेट यहाँ पर प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और जो आपको अटैक्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं या इंडिया की सिक्योरिटी पे जो खतरा यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं लोग, उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एफएटीएफ ने ये भी बोला है कि जो भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जिन्हें हम लोग एनजीओज भी यहाँ पर कह सकते हैं, उनके ऊपर भी आपको नजर रखनी है। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो एनपीओ सेक्टर का एब्यूज यहाँ पर हो सकता है उसको इंडिया थोड़ा सा ध्यान रखे। जैसे कई सारे एनजीओस हैं, एनपीओस हैं, अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल से उनको फाइनेंसिंग वगैरह यहाँ पर मिल गई और बदले में उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भैया इंडिया में जो है वो आप हमारे एजेंडास को, हमारे प्रोपोगंडास को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाओ, तो ये तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। मतलब हमारी जो आउटरीच होनी चाहिए इनको कवर करने की, ज्यादा फोकस्ड, कोऑर्डिनेटेड, और आप उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि रिस्क बेस्ड होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर हुई तो हमें ओवरऑल जो है वो कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या है कि एनपीओ एट रिस्क मस्ट इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोर्सेज, चैनल्स एंड यूज ऑफ फंड। मतलब कि जिनको आप यहाँ पर ये कैटेगराइज करते हो कि इन एनपीओ के ऊपर हमको थोड़ा नजर रखने की जरूरत है या ये लोग कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो सकते हैं, उनको सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, उनको उनका चैनल कैसा है, किस तरीके से उनको पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं, और उसका पर्टिकुलरली जो है वो यूज यहाँ पर आप क्या करोगे, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो एनपीओ के ऊपर स्पेशल फोकस करने की बात करी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पीएमएलए मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें ये बोला गया है कि भैया आप लोग ये टेरर फाइनेंसिंग वगैरह में लोगों को सजा देने में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिले करते हो, है ना। और पीएमएलए जो है वो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रोग्रेस भी नहीं कर पाया था, है ना, क्योंकि इसमें एक्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको चैलेंज कर रहे थे लोग, तो उसके ऊपर यहाँ पर बात करी गई है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो आपने इंक्रीज करी है लेकिन लोगों को सजा नहीं दे रहे हो। जैसे 2018 से लेकर 23 का जो टाइम पीरियड दिया गया है इसमें बोला गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केवल 28 मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे उनको यहाँ पर सजा दिलवाई है, तो केवल 28 है, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा कम है। तो ये नंबर बार बार जो है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि एफएटीएफ हमारे कन्विक्शन रेट से बिल्कुल भी यहाँ पर खुश नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अगली जो बात यहाँ पर बताई गई है कि इंडिया को एक कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है ना, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ये बोलते हैं कि ये रेगुलर फॉलो अप जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एफएटीएफ में इंडिया का स्टेटस क्या है, तो दैट इज रेगुलर फॉलो अप स्टेटस है। मतलब इंडिया अपने जो भी यहाँ पर इनसे बोला जाता है वो समय पर करते हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट्स वगैरह भी जो है वो समय पर करते हैं, चीजों का इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं और उनके रिजल्ट भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रख लेना कि जो भी कंट्रीज रेगुलर फॉलो अप वाले स्टेटस में रहती हैं उनको जो रिपोर्ट्स है ना वो कब जमा करनी होती है या सबमिट करनी होती है, 3 साल में। जैसे पाकिस्तान वगैरह के केस में आपने देखा होगा कि एक बार आप लोग गए, अपनी रिपोर्ट जमा करी, उसको वापस करके आए, फिर अगली वाली रिपोर्ट देने का टाइम यहाँ पर आ गया, तो वहां पर जो सिचुएशन एकदम ही खराब है, तो उनको बार बार जाना पड़ेगा। 3 महीने 6 महीने में, हम 3 साल में यहाँ पर देते हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर फॉलो अप जो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी उसमें यूके, फ्रांस, इटली, रशिया, ये सब जो कंट्रीज हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो यहाँ पर क्या करती हैं कि क्वेश्चन भी यहाँ पर उठाती हैं कि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो भी दूसरी कंट्रीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है, दूसरी कंट्रीज से जो है वो पैसे यहाँ पर आते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एफएटीएफ में इंडिया की जो पोजीशन है वो आपको स्ट्रांग देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे अगर आप देखते हैं कि इंडिया से कई सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो इन कैटेगरीज में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, फिर वो बाहर चले गए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, फाइनेंशियल सेक्शन वगैरह भी जो है वो लगाएगी। मतलब उनके जो फंड वगैरह होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उसको वो आसानी से एक्सेस ना कर पाए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन यहाँ पर करना है ताकि सैंक्शन वगैरह की लिस्टिंग को जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी लॉस बनने चाहिए। जैसे हमने फॉरेन जो पॉलिटिकली एक्सपोज इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए तो रूल्स बनाए हैं, लेकिन डोमेस्टिक लोगों के लिए नहीं बनाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकली एक्सपोज इंडिविजुअल है तो उसके करप्ट होने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो लोग यहाँ पर एक्सपोज नहीं है, तो उनके लिए भी लॉ आपको बनाना है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फास्ट ट्रैक ट्रायल्स यहाँ पर होना चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के जो केसेस हैं वो बड़े स्केल पर यहाँ पर
ठीक है, एग्जीक्यूट हो सके, लोगों को सजा मिल सके और हम इन चीजों को कंट्रोल भी यहाँ पर कर सकें। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है स्ट्रीमलाइनिंग ट्रायल्स इन टेरर फाइनेंसिंग एंड द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। लेकिन हमें डोमेस्टिक जो पॉलिटिकली एक्सपोज इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए रूल वगैरह बनाने हैं, ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर बता दिया। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा जो पॉइंट है वो ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1989 में हुआ था। किसने किया था? G7 कंट्रीज ने किया था। कमेंट सेक्शन में G7 कंट्रीज का नाम बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो G7 कंट्रीज यहाँ पर बनाएगी। पहले ये लोग केवल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फोकस करते थे, बाद में फिर इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 40 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यूरोपियन यूनियन और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी FATF में जो है वो पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ने 2010 में जो है इसको ज्वाइन किया था और अभी रशिया की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंडेड है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन वगैरह के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया, तो उनको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर काम करेंगे, और जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए किस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर होना चाहिए उसके ऊपर काम किया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे FATF की रिपोर्ट में इंडिया को इसलिए भी प्रेस किया गया कि हमारे यहाँ पर जो अकाउंट वगैरह ओपन हुए हैं लोगों के बैंक में, जो UPI का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, इन सब चीजों के लिए भी प्रेस किया गया, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पर करेंगे तो ऑब्वियसली इन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की फाइनेंसिंग को जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि इनकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, है ना, मतलब जिसमें जैसे पाकिस्तान आप देख लीजिए। ब्लैक लिस्ट मतलब ये हाई रिस्क कंट्रीज है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि काउंटर मेजर फ्रॉम FATF मेंबर, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये उतने ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए इनको जो है वो ब्लैक लिस्ट में दिया गया है। अच्छा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से क्या होता है कि जो आपके इन्वेस्टर वगैरह होते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होगा कि भैया यहाँ पर तो क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिस्ट को फाइनेंस यहाँ पर किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों के ऊपर भी जो है वो ध्यान देते हैं। अब उसके बाद FATF की रीजनल बॉडीज हैं, जिनका बेसिक काम ये होता है कि हम FATF के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करें और जो भी इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उनको यहाँ पर कंट्रोल करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि FATF ने अभी इंडिया को प्रेस किया है, क्यों किया है, और इंडिया के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और FATF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, चलो आप लोगों को ये भी बताना है कि FATF का हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।